वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये जानेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कंपोज किया जाता है या उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कंपोज करना या ऐड करने का मतलब होता है कि उनका हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स मिल करके जो इफेक्ट पैदा करते हैं, अगर उतना ही वैसा ही इफेक्ट पैदा करने वाला एक सिंगल वेक्टर ऐसा अगर हम खोज सकें, ठीक है, तो वो सिंगल वेक्टर क्या कहलाएगा? उन दोनों वेक्टर्स का या दो से अधिक जो भी वेक्टर्स है उनका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कंपोज करना मतलब ऐड करना, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू और more than two vectors is that single vector which produces the same effect as is produced by those various vectors। वो सभी तमाम वेक्टर्स मिलकर के जो असर पैदा कर रहे हैं, यदि वैसा ही असर सिमिलर इफेक्ट यदि एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर सके तो हम उस सिंगल वेक्टर को हम उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट मानेंगे। मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है mkg का और इस पर इस डायरेक्शन में F1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स इधर राइट साइड में एक्ट कर रहा है, अलग है F2 न्यूटन का फोर्स है। और ये दोनों फोर्सेस का असर ये हो रहा है कि ब्लॉक मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करने लग रहा है। सपोज करो कि एक्सीलरेशन की वैल्यू a है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस के बजाय एक सिंगल फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगाते हैं इस ब्लॉक के ऊपर, कितना F इज इक्वल टू इसकी मास इनटू एक्सीलरेशन, इतनी वैल्यू का अगर एक सिंगल फोर्स इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो वही असर पैदा कर रहा है जो ये दोनों मिलकर के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स F होगा इसको हम F1 और F2 का कॉम्पोजिशन कहेंगे या F1 और F2 इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हमें यही करना है, कंपोज करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना सीखना है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको अब जान लेते हैं। तो आज सुबह में जैसा मैंने बतलाया था, तीन तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला है ट्रायंगल लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है ट्रायंगल लॉ। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ये भी जो है सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड करके उनका रिजल्टेंट फाइंड करने में मदद करता है। और तीसरा है पॉलीगन लॉ। जैसा नाम से क्लियर है, बहुत सारे वेक्टर्स को जब जोड़ना हो तो हम इस पॉलीगन लॉ की मदद लेते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल लॉ को समझते हैं कि ये क्या कहता है, फिर वन बाय वन पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ को हम जानेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं कि यदि दो वेक्टर्स A एंड B अगर किसी ट्रायंगल के टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकें, टेकन इन सम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द सेम ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। तो क्या कहता है स्टेटमेंट में पहले लिख दो कि इफ द टू sides of a triangle
can be represented both in magnitude and direction by the two vectors taken in some order, then their resultant is given by the third side of the same triangle, taken in opposite order, ठीक है। इसमें पूरे एनालिसिस में, पूरे स्टेटमेंट में एक ही जगह समझने वाली बात है कि ये ऑर्डर का चक्कर क्या है। तो ध्यान देना, मान लो कि एक वेक्टर हमारे पास है ए, इसकी दिशा ये हो गई, लेंथ ये हो गया, एक दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए के जैसा एक वेक्टर ले लिए हम, और इसकी हेड पर दूसरी वेक्टर जिसको ऐड करना है, इसकी टेल को रखते हैं बिना इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो इसकी टेल को यहां रखेंगे हम पहले वेक्टर की हेड पर, ठीक है, और इसके पैरेलल ही लेंगे। पैरेलल लेने से डायरेक्शन सेम रहेगा और सेम लेंथ का भी लेंगे, ताकि ये वेक्टर बी बना रहे। तो ये दोनों लाइन वेक्टर्स हो गए, ये वेक्टर बी, तो ये भी वेक्टर बी हो गया, और ये ए हो गया, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स जो हैं, दो साइड्स बन गए, ठीक है। हालांकि अभी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये दो साइड्स की तरह अगर मान लिए जाए किसी ट्रायंगल की, तो ये जो इनका सेंस देखो, इनका ऑर्डर देखो क्या है। ऑर्डर का मतलब डायरेक्शन से है, सेंस ऑफ डायरेक्शन से है। तो पहला वेक्टर की दिशा ये है, दूसरे वेक्टर का सेंस ये है, मतलब कि पहले ये दोनों वेक्टर जिनको ऐड करना है, इनका सेंस ऑफ ओरिएंटेशन क्या है? ये क्लॉकवाइज सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो ये जो थर्ड वेक्टर होगा, ये जो थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो थर्ड साइड, उसकी डायरेक्शन हमें अपोजिट लेनी पड़ेगी। तो ये जो इस ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्यों भाई? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की सेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट जो इन दोनों वेक्टर्स का होगा, वो इस थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस थर्ड साइड की जो वेक्टर की दिशा होगी, वो इनके सेंस का अपोजिट होगा। यानी कि इन दोनों का सेंस अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट का सेंस जो है क्लॉकवाइज होगा। इसीलिए ये वाला वेक्टर जो है, ये थर्ड साइड, ये देगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट को हम आर से डिनोट करें, तो दिस आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अगर इन पॉइंट्स का नाम हम दे दें ओ ए बी, तो वेक्टर ओ बी जो हुआ, ये वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से हम दो गिवन वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि उनके थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। बस एक ही जगह समझने वाली बात है, अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहला वेक्टर ए इधर, दूसरा वेक्टर बी इधर, तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर क्या हुआ, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो तीसरा वेक्टर होगा, वो जो कि रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का, वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये जो थर्ड साइड है, इसको हम दो डायरेक्शन असाइन कर सकते थे, या तो हम ये डायरेक्शन देते या फिर इधर डायरेक्शन देते। तो ये जो डायरेक्शन असाइन करते तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि जो थर्ड साइड है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब थर्ड साइड का ऑर्डर जो कि रिजल्टेंट देगा ए और बी का, वो अपोजिट होना चाहिए। अगर इन दोनों का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट का सेंस जो है क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये वाला डायरेक्शन जो होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। लेकिन ये सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड करने के काम आता है।
अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। तो सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड, जैसे नाम से क्लियर है, पैरेललोग्राम फॉर्म होगा यहां, पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि यदि दो वेक्टर्स जो हैं वो किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाए। एडजेसेंट मतलब जस्ट सटे हुए साइड्स। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये उंगली है, तो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये दो सटे हुए साइड्स हो गए। तो अगर दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकें बोथ इन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस, यानी कि दो वेक्टर्स की मदद से यदि हम जो कि सटे हुए वेक्टर्स हैं, एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, उनकी मदद से अगर हम एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकें, तो ये लॉ कहता है कि उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, दो डायगोनल होंगे, उसमें से वो वाला डायगोनल जो उसी कॉमन पॉइंट से गुजरे, जिस कॉमन पॉइंट से ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वो वाला डायगोनल जो है इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा। तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या कहता है ये स्टेटमेंट्स? आपसे पूछा जाएगा एक एक नंबर के स्टेटमेंट्स। तो ये कहता है कि इफ the two sides, if the two vectors can represent the two adjacent sides, the two adjacent sides of a parallelogram if the two vectors can represent the two adjacent sides of a parallelogram both in magnitude and direction, then starting from a common point, then the diagonal of the parallelogram, originating from the same common point, gives their resultant। समझो ये क्या कहा जा रहा है। मान लो कि हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए ये हो गया, एक वेक्टर बी ये हो गया, ठीक है। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। किस तरीके से? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो करते क्या है कि इन दो वेक्टर्स को हम एक पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स की तरह लेते हैं और इनकी मदद से एक पैरेललोग्राम रेडी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो चलो इस काम को पहले कर लें। तो सपोज करो कि ये वेक्टर ए है, तो इसी लेंथ का और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लो, यानी कि ए वेक्टर ये हो गया। और दूसरा वेक्टर जो बी है, इसकी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, देखो इसके पैरेलल हमने लिया है, इसी लेंथ का करीब करीब लिया है, कोई स्केल तो यूज कर नहीं रहा हूं, लगभग लगना चाहिए। तो इस वेक्टर को हम बी मानेंगे। अब तुम देखो, अभी हालांकि ये पैरेललोग्राम नहीं बने हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स को हमने एक जगह रख दिया, एक जगह से इनिशिएट होते हुए मान लिया पॉइंट ओ से। अब इन दो वेक्टर्स की मदद से हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो क्या करना होगा हमें? इस वेक्टर ए के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इसकी लेंथ के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो वेक्टर होगा ये भी वेक्टर ए हो जाएगा, और इसके पैरेलल हम यहां इसको कंप्लीट कर देते हैं, इस लाइन को, ठीक है। तो ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर भी बी हो जाएगा। समझ लो बात? तो इन दोनों वेक्टर्स की मदद से हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब ये बताओ, ये दोनों वेक्टर्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब
इनकी मदद से हमने एक पैरेललोग्राम जो बनाया है, इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होंगे, एक तो ये वाला डायगोनल और दूसरा ये वाला डायगोनल। तो वो डायगोनल रिजल्टेंट देता है इन दोनों वेक्टर्स का, जो उसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है जिस कॉमन पॉइंट से ये दोनों वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ओ से ओरिजिनेट होने वाला जो डायगोनल होगा वो इधर ये वाला डायगोनल होगा। तो ये जो डायगोनल हुआ नाम दे देते हैं, अगर ये पॉइंट ओ है इसका नाम ए दे दें, इसका बी देते हैं, इसका सी देते हैं। तो ये जो ओ बी वेक्टर होगा दिस विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू, ये ओ बी क्या है, डायगोनल है। और कौन सा डायगोनल, वो डायगोनल जो उसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जिस कॉमन पॉइंट से ये दोनों वेक्टर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिनका रिजल्टेंट ये डायगोनल देगा। तो वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस ए बी। और जैसा कि तुम देख रहे हो, ये जो ओ बी है ये रिजल्टेंट देगा, और ओ ए जो है ये तो ए वेक्टर है, और ए बी तुम देख रहे हो कि ये वेक्टर बी के बराबर है, तो ए प्लस बी। तो तुम देखो कि इस तरह से जो डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम का वो दोनों वेक्टर्स ए और बी का रिजल्टेंट देता है। तो ये दो तरीके जो हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ, ये इनकी मदद से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब तीसरे लॉ की बात करने जा रहे हैं जो पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम नहीं, और वो पॉलीगन लॉ है। पॉलीगन लॉ क्या कहता है ये? तो तीसरा पॉलीगन लॉ, जैसा नाम से क्लियर है, बहुत सारे साइड्स होंगे इसमें। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मान लो कि दो से अधिक वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 डॉट, सो मेनी वेक्टर्स आर देयर। सब अलग अलग डायरेक्शंस के हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के हैं, हो सकता है कुछ सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन के भी हो। तो अगर बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं किसी पॉलीगन के वेरियस साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सके, बोथ इन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है, और इनकी मदद से अगर हम किसी ओपन पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक, तो जो क्लोजिंग साइड होगा, अभी डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा ये, taken in opposite order, that gives the resultant of those various vectors। तो क्या कहता है स्टेटमेंट, पहले याद कर लो और फिर समझ लेना कि if a large number of vectors, if a large number of, देख लो दो की बात नहीं है, दो से बहुत हो सकते हैं, if a large number of vectors can represent can be represented कर लो, can be represented by both in magnitudes and directions, both in magnitude and directions by the sides of an open polygon, taken in some order। यहां भी taken in some order का मतलब या तो क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जैसा मैंने ट्रायंगल लॉ में बताया। तो by the sides of an open polygon taken in some order, then the closing side of that polygon gives, taken in opposite order gives their resultant। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए हो गया, एक दूसरा वेक्टर बी हो गया, ठीक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के भी ले लेते हैं, ये इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो गया, एक तीसरा वेक्टर सी हो गया मान लो,
एक तीसरा वेक्टर सी ले लेते हैं, एक चौथा वेक्टर डी हो गया, चौथा वेक्टर डी ले लेते हैं, और इन 4 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ध्यान देना, कोई पॉलीगन जैसा नहीं दिख रहा है अभी इसको पॉलीगन बनाएंगे। तो एक वेक्टर एक की दिशा ये, बी दूसरा इधर है, सी इधर है, डी है इधर, कोई चौथा पांचवा वेक्टर हो सकता है, कोई छठा वेक्टर हो सकता है। तो यदि इन सभी वेक्टर्स की मदद से सभी इन वेक्टर्स को हम क्या करें, एक पॉलीगन फॉर्म करें, एक पॉलीगन के साइड्स के द्वारा इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे मैं सबसे पहला वेक्टर ए ले लेता हूं, यहां वेक्टर ए, ध्यान देना लेंथ इतना ही रहना चाहिए, मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अंदाज से भी लगना चाहिए सिर्फ। तो लेंथ ए को एज इट इज हम ले रहे हैं, डायरेक्शन सेम लिया, तो ये वेक्टर ए रहा। अब इसके हेड पर दूसरे वेक्टर बी को, इसकी टेल को रखते हैं बिना इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, मतलब इसके पैरेलल एक वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, ध्यान देना इसके पैरेलल, इसकी लेंथ के बराबर एक दूसरा वेक्टर ले लो। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों लाइन वेक्टर्स होंगे, तो ये वेक्टर जो है हमारा बी वेक्टर हो गया। क्लियर है? अब तीसरा वेक्टर है हमारा सी, ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए ये तीसरा वेक्टर हमारा सी हो गया, ठीक है। और चौथा वेक्टर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ये तीसरा वेक्टर। चौथा वेक्टर हो गया डी, चौथा वेक्टर हो गया, एक मिनट, सी की लंबाई ये है, अगर हाँ इसके पैरेलल लेते हैं अगर, तो ये आएगा, हाँ ये हो गया सी, ठीक है, सी। चौथा वेक्टर हो गया डी, ये डी हो गया ये, ठीक है। अब इस तरह से तुम देख रहे हो कि एक ओपन पॉलीगन फॉर्म हो रहा है। ये चारों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक ओपन पॉलीगन फॉर्म कर रहे हैं। वेक्टर ए स्टार्टिंग यहां से हुआ था, वेक्टर ए का टेल यहां है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा, पहले की हेड पर दूसरे को रखा बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, दूसरे की हेड पर तीसरे वेक्टर को प्लेस किया बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, तीसरे की हेड पर चौथे की टेल को रखा, और ये सिलसिला चलते जाएगा। अगर कोई पांचवा वेक्टर होगा तो चौथे की हेड पर पांचवें वेक्टर को, उसकी टेल को रखेंगे बिना उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए। और फाइनली क्या करेंगे, ये तो अब ओपन पॉलीगन बन रहा है, तो फाइनली ये एक सेंस क्या है इसका, तुम देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो जो क्लोजिंग साइड होगा इस पॉलीगन का, ध्यान देना ये क्लोजिंग साइड हो गया, तो ये जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन का, ये रिजल्टेंट देगा सबका। ये जो क्लोजिंग साइड है, दिस विल गिव द रिजल्टेंट। ये R इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, इन चारों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। कैसे भाई, तो जरा इन पॉइंट्स का नाम दे दो, O A B C D। तुम एक बात बताओ, अगर A में B को ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। दिस विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। तो ये हो जाएगा A प्लस B, ये हो गया A प्लस B, ये। अब ये वेक्टर, इसमें यदि हम इस वेक्टर को ऐड करें तो ये डायगोनल हमें लेना पड़ेगा, ये तीसरा साइड लेना पड़ेगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। तो ये A प्लस B और प्लस C, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C हो जाएगा। बोलो, अब इस वेक्टर में ये चौथा वेक्टर जो D है, पहले वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ले लिए जाए ट्रायंगल के, तो ये जो क्लोजिंग साइड, ये जो तीसरा डायगोनल होगा, ये जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का, ठीक है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ध्यान देना इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर जो थर्ड साइड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। ये वेक्टर खुद क्या है, A प्लस B प्लस C है, और ये वेक्टर खुद D है। तो ये जो वेक्टर हुआ तीसरा साइड, इस गिवन ट्रायंगल O A B C, इसका नाम कुछ और दे दो, D दे दो। तो ये जो CD वेक्टर और OC वेक्टर दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा OD वेक्टर आ जाएगा, और OC तो खुद ही A प्लस B प्लस C है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
ये वाला वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड हुआ ये टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दिस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो दीज आर द 3 लॉज। इस पॉलीगन लॉ की मदद से हम बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इनको अप्लाई करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।